और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी इंडिया को आजादी कैसे मिली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक सब कुछ जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम था 1913 से लेके 1921 के बीच का। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का ऑकेजन चल रहा था और जितने भी कंट्रीज थे सभी वर्ल्ड वॉर जीतने में लगे हुए थे। सभी अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान कर रहे थे, सभी अपने देश को बचाना चाहते थे। कहीं पे मोनार्की चल रहा था, कहीं पे डिक्टेटरशिप चल रहा था, कहीं पे डेमोक्रेसी चल रहा था। लेकिन उसी बीच जो हमारा इंडिया था वो था ब्रिटिश का गुलाम। और ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने वाला था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रिटेन हिस्सा लेगा तो इंडियंस भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि इंडियंस थे तो तब ब्रिटेन के ही गुलाम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया को क्या क्या झेलना पड़ता है, बेसिकली इंडिया में क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखो, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज क्लियर रखो, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसके बारे में 5 पॉइंट हमेशा याद रखना। और एग्जाम्स में हमेशा हिस्ट्री को पॉइंट में आंसर किया करो। पैराग्राफ में आंसर करोगे तो तुम्हें प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट में आंसर करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट में आंसर करो। खैर, हम टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा ब्रिटिश चच्चा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट नंबर 1, अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है तो डिफेंस में पैसा तो लगेगा, और वो पैसा हम कहां से लाएंगे? इंडिया में लगान लगाकर, मतलब कि टैक्स लगाकर। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमने इंडिया में टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे लैंड टैक्स हो, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो। इम्पैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में 1913 से लेकर 1918 के बीच में जितनी भी चीजें थी ना, उनकी प्राइसेस 2 गुना बढ़ गई। मतलब पहले बल्ब अगर 10 रुपए का मिलता होगा तो वो बाद में चल के 20 रुपए हो गया। इम्पैक्ट नंबर 3, देखो ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, तो वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए आदमी भी तो चाहिए, सोल्जर तो चाहिए। तो वो सोल्जर हम कहां से लाएंगे? अब देखो, क्योंकि इंडियन तो हमारे गुलाम है, तो इसलिए हम फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे, मतलब लोगों को जबरदस्ती अपने फौज में भर्ती करते थे। चौथा इम्पैक्ट, 1918 से लेके 1921 में इंडिया के बहुत सारे एरियाज में क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया तो इसी कारण से पूरे इंडिया में फूड शॉर्टेज भी हो गया। पांचवा इम्पैक्ट, 2021 में करीब 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं, वो भी सिर्फ भूखमरी के कारण। अब देखो, ये देखकर बहुत सारे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंडियंस के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडियंस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा दिलवाया, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारी बुरी इम्पैक्ट पड़ी। टैक्सेस बढ़ा दिया गया, जो सामान की दाम थी वो डबल हो गई। इंडिया के कई सारे रीजन्स में क्रॉप फेलियर हुआ, जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए। लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया। तो ये सब देखकर कुछ इंडियंस एज अ लीडर आ गया है, एंड उन्हीं में से थे एक गांधी जी। अब देखो, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो वो अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फॉट करके इंडिया आ रहे थे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं, गांधी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अफ्रीका को आजाद करवाने में। और वो उन्होंने कैसे किया था? सत्याग्रह के माध्यम से। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह एक वे है जिससे लोग ट्रुथ के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल लगता है, वो है नॉन वायलेंस के जरिए, मतलब वायलेंस नहीं करना है। बेसिकली अगर सामने वाले ने तुम्हें 2 चमाचा खींच के मारा तो तुम्हें रिस्पॉन्स में उससे भी 2 चमाचा नहीं मारना है, तुम्हें दूसरा गाल आगे कर लेना है, ताकि सामने वाला को बुरा लगे और तुम जंग जीत जाओ। हाँ, यही एक भूतिया टेक्निक था गांधी जी का, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया है। खैर, आगे गांधी जी तुम्हें खुद समझाएंगे। देखो बच्चों, मेरा ये जो फाइटिंग स्टाइल है, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट है, इसके कारण मैंने अफ्रीका में बहुत सारी जंगें जीती है, वो भी बिना लड़े। तो सबसे पहले मैं सत्याग्रह करता हूँ 10 अप्रैल 1917 में, वो भी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो रिच ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को इंडिगो उगाने बोलते थे और बदले में उन्हें कुछ पैसा दे दिया करते थे। देखो, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ जाता है, जिस कारण से इंडिगो का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है। और ये बात जैसे ही ये रिच लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है, वो लोग पीजेंट्स को उल्लू बना देते हैं। वो लोग फार्मर्स से पैसे भी ले लेते हैं और उन्हें इंडिगो उगाने से भी मना कर देते हैं। इसी को हम प्लांटेशन सिस्टम बोलते हैं। इसी के अगेंस्ट में लड़ने आया था
10 अगस्त 1917 में चंपारण बिहार में। इसके बाद मैं सेम ईयर 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह करता हूँ और यहाँ पे मैं लड़ता हूँ रेवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जितने भी किसान थे उनके जितने भी फसल थे ना वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम पे खेदा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही रेयर डिजीज फैला था जो सारे प्लांट्स को हो जा रहा था। तो इसलिए किसान ज्यादा कमा नहीं पाते हैं और ज्यादा टैक्स पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों को फोर्स कर रही थी पैसा देने के लिए, तो इसलिए मुझे खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह लड़ना पड़ता है। इसके बाद 1918 में मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाके सत्याग्रह लड़ता हूँ और यहाँ मैं सत्याग्रह लड़ता हूँ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इन कॉटन मिल वर्कर्स को ज्यादा वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, मतलब ज्यादा दिहाड़ी नहीं दिया जा रहा था, इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे थे और इतने पैसों में इनका गुजारा नहीं चल रहा था। चीजों की जो दाम थी ना वो बढ़ते जा रही थी, लेकिन इनके जो वेजेस थे, इनकी जो दिहाड़ी थी ना वो नहीं बढ़ रही थी। तो इसलिए मैं 1918 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह लड़ता हूँ। अब देखो ये जो मेरे तीनों सत्याग्रह थे ना, ये तीनों की तीनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वाह, मैं तो बहुत ग्रेट आदमी हूँ। इसलिए मैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह लॉन्च कर देता हूँ, वो भी 1919 के टाइम में। वैसे रॉलेट एक्ट को पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ये उस टाइम पे ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी। अब देखो इस एक्ट को बहुत ही जल्दी में पास किया गया था क्योंकि इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशन होने लग रहे थे। इंडियंस जो थे ना वो जागरूक हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के गलत लॉ के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ये जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे देता था। इस एक्ट में ये बताया गया था कि अगर कोई भी इंसान रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम सरकार के अगेंस्ट अगर आवाज उठा रहे हो तो तुम्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे अभी भी तो वही हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे इंडियंस ने इसी लॉ का नाम ब्लैक लॉ भी रख दिया था। अब देखो मैं जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करता हूँ ना, ये नेशन लेवल का सत्याग्रह हो जाता है। मतलब कि ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था। मतलब अभी तक जो मैंने 3 सत्याग्रह किए थे ना वो तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किए थे, लेकिन ये जो मैंने सत्याग्रह किया था ये डायरेक्ट मैंने नेशन लेवल पर कर दिया था। अब देखो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा हड़ताल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस हड़ताल में 3 मेजर चीजें होती है। सबसे पहले तो रिलीज ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दूसरा जो रेलवे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तीसरा पूरे इंडिया में जो शॉप्स थी ना, मतलब जो दुकानें थी छोटी मोटी, उन्हें बंद करवा दिया जाता है। अब देखो ये सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चुप तो रहने वाली थी नहीं। इसलिए 10 अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस थी वो एक रिलीजियस जुलूस पर गोली चला देते हैं। इसलिए जो अमृतसर के लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवेज पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मार्शल लॉ लगा देती है और जितनी भी मिलिट्री की पावर होती है वो जनरल डायर के हाथ में आ जाती है। मार्शल लॉ लगाने का मतलब था कि अब जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक जनरल के ऊपर आ जाती है। और ये जो जनरल था, जनरल डायर, ये कोई भी एक्शन ले सकता था, मतलब आम जनता पर गोली भी चला सकता था। इसके बाद क्या होना था, 13 अप्रैल को बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसे हम जालियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। इस इंसिडेंट में बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई थी और इस क्राउड में कुछ लोग आए थे जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये नहीं पता था कि देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो तो बस बैसाखी फेयर में आए थे। लेकिन जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, वो तुरंत अपने फौज के साथ वहाँ पर आ जाता है और जहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुआ था वहाँ पे जितना भी एग्जिट्स था सबको बंद कर देता है और लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बोला तो ये जाता है कि हंड्रेड्स लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। जो जनरल डायर था वो सत्याग्रही के ऊपर अपना डर बैठाना चाहता था। जैसे ही नॉर्थ इंडिया में जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में न्यूज फैलता है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, पुलिस से लड़ने लगते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगते हैं। अब ये देखकर जो गवर्नमेंट होगी वो चुप तो बैठेगी नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नाक रगड़वाते हैं, उन्हें क्राउल करवाते हैं, उन्हें सैल्यूट मारने बोलते हैं। कई लोगों को तो कोड़े भी मारे जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, तो होता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो गांव के ऊपर बॉम्ब तक गिरा देती है, जिससे और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब देखो तुम्हें ये तो पता है कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। उनके अकॉर्डिंग हर चीज दिमाग से लड़ी जा सकती है। उन्हें बुरा लग जाता है कि लोग कैसे मारे जा रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसलिए वो इस सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं और वो रॉलेट सत्याग्रह को
बंद करवा देते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट से जीतना है तो उन्हें इससे भी बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली सत्याग्रह से भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ आना पड़ेगा। अब देखो, जो हिंदूज थे वो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें स्वराज चाहिए था, मतलब कि इंडिपेंडेंस चाहिए था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम हिंदूज के साथ मिलकर कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करते हैं। के लिए हमें खलीफत इशू के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में जो ऑटोमैन टर्की था वो ब्रिटिशर्स से हार जाता है, जिसके कारण ऑटोमैन एम्पायर का जो किंग था, जिसे द खलीफा भी बोला जाता है, उसके ऊपर कुछ हार्श ट्रीटी लगने वाला था। और मुस्लिम्स के लिए जो खलीफा थे वो गॉड लाइक फिगर थे। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुस्सा हो जाते हैं और खलीफा को डिफेंड करने के लिए एक खलीफत कम्युनिटी बनाते हैं। और ये कम्युनिटी मार्च 1919 में बॉम्बे में बनता है। और इसी कम्युनिटी में कुछ मेजर मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों ही गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने के लिए। और फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस सेशन अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे को कन्विंस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ताकि हिंदूज को उनका स्वराज मिल पाए, मतलब आजादी मिल पाए, एंड मुस्लिम्स का ये जो खलीफत इशू है इसे भी सॉल्व किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम गांधी जी के स्वराज बुक के बारे में जान लेते हैं, जो उन्होंने 1909 में लिखा था। उस बुक में उन्होंने लिखा था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ना, ये हम इंडियंस के वजह से ही सरवाइव कर पा रही है। अगर हम ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा और खुद ब खुद स्वराज आ जाएगा, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। अब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लोगों को टाइटल्स दे रखा है उसे सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा था बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन लोगों को जॉब्स दे रखे हैं, चाहे वो कोर्ट में हो गया, सिविल सर्विस में हो गया, पुलिस में हो गया, जुडिशियरी में हो गया, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स को लोगों को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है तो हम सभी इंडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सीधा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतर आएंगे। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी नेक्स्ट लेवल था। इसके बारे में भी हम आगे में पढ़ेंगे, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो कांग्रेस होती है ना, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, और इसके दो रीजंस थे, अच्छे से याद रखना, एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करना था, मतलब कि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन कांग्रेस को इलेक्शन में पार्ट लेना था, जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था। कांग्रेस के अकॉर्डिंग अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी कर पाएंगे, इसलिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग नहीं लेना चाहते थे। दूसरा रीजन था, उनके अकॉर्डिंग ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये आगे चल के वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब काफी खून खराबा होगा। तो यही दो रीजंस है जिसके कारण कांग्रेस स्टार्टिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वैसे अगर एग्जाम्स में 3 पॉइंट लिखने आया तो एक और पॉइंट याद कर लो, वो ये था कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स और इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करके कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में चल के नागपुर सेशन में 1920 के दिसंबर में जो कांग्रेस होती है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग तरह के लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास लोग, पीजेंट्स, ट्राइबल पीपल, प्लांटेशन वर्कर्स वगैरह वगैरह। हालांकि ये सारे पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। आई होप सो अभी तक कि तुम्हारे सारे नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। वैसे हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। हालांकि हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ तभी अच्छे से याद होगा। तो हम जानेंगे कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोग, जैसे मिडिल क्लास, प्लांटेशन वर्कर, पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल ने कैसे इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। पहले जानते हैं मिडिल क्लास के बारे में। तो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर शहरों में रहती थी, और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ने सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। लाखों टीचर्स और लॉयर्स ने अपना जॉब भी छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया मद्रास रीजन को छोड़ के, क्योंकि वहां के ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके हम पावर गेन कर सकते हैं और अपनी आजादी की डिमांड कर सकते हैं। फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को तोड़फोड़ दिया गया, और काफी अमाउंट में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए क्लोथ्स को भी जला दिया गया। जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करना बंद कर दिए। जब लोगों ने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनना छोड़ दिया तो हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी बढ़ावा हुआ। मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया, पर इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये लोग ज्यादा देर तक मूवमेंट में नहीं रह पाए। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स को बाइकआउट कर दिया गया था, तो इंडियंस में जो खादी मेड क्लोथ्स होते थे वो काफी महंगे होते थे।
तो मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उसी तरह जब लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो उसके बदले में इंडियन इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास होने चाहिए थे, जो कि उस समय मौजूद नहीं थे, जो हमारे काम में बहुत परेशानियां डाल रहे थे। इन सब परेशानियों को झेलने के बाद सारे स्टूडेंट्स वापस अपने कॉलेज और स्कूल जाने लगे और लॉयर्स और टीचर्स ने भी वापस अपना काम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पीजेंट्स के स्ट्रगल के बारे में। तो पीजेंट्स के ग्रुप को बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया जा रहा था अवध रीजन में। पीजेंट्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट में थे, जो बहुत ही ज्यादा टैक्स और रेंट चार्ज करते थे। पीजेंट्स को फार्म्स में काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के। तो हम जानते हैं कि आखिर पीजेंट्स के क्या क्या डिमांड्स थे। पहला, रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू यानी कि टैक्सेस को कम करना। दूसरा, एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार यानी फ्री में काम करना। तो वर्कर्स ये भी चाहते थे कि वो जो प्लांटेशन में काम कर रहे हैं उसका उन्हें पैसा मिले। और तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स जो इतने सारे जमीन को कब्जा करके रखे हैं वो पेजेंट्स में बांट दिया जाए। और चौथा, बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो अपनी मांग को रखने के लिए आखिर पेजेंट्स ने प्रोटेस्ट कैसे किया? पहले तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने तालुकदार्स के ऊपर अटैक किया। तीसरा, उन्होंने मार्केट्स को लूट किया। और चौथा, औध किसान सभा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के सेटअप किया गया। अब हम जानते हैं ट्राइबल लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज करके रखा हुआ था और उस फॉरेस्ट में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और ना ही उस एरिया में रह रहे ट्राइबल लोगों को उस जंगल का एक्सेस दिया जाता था ताकि वो लोग अपना लाइवलीहुड पूरा कर सके। उन्हें उस जंगल से फल तोड़ना, अपने गाय बकरी भैंस को चराने ले जाना या फिर जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना भी अलाउड नहीं था, जबकि उनका लाइफ उसी के ऊपर निर्भर था। तो ट्राइबल लोगों के प्रोटेस्ट को अल्लूरी सीताराम राजू ने लीड किया। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। उन्होंने बताया कि हमें खादी पहनना चाहिए और ड्रिंकिंग को एबॉलिश करना चाहिए क्योंकि वो एक बैड हैबिट है। पर उनका यह भी मानना था कि वायलेंस ही सिर्फ एक तरीका है जिससे इंडिया को आजादी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के स्ट्रगल्स के बारे में। तो आसाम रीजन के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो चाय के खेतों में काम करते थे, उन्हें इनक्लोज करके रखा गया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के द्वारा ये बोला गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स बिना परमिशन के प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते, और जो परमिशन उन्हें कभी दी ही नहीं जाती थी। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो इन प्लांटेशन वर्कर्स ने सारे रूल रेगुलेशन को छोड़ा और प्लांटेशन छोड़ के जाने लगे। वो ये मानने लगे थे कि अब गांधी राज आ चुका है और अब इंडिया तो आजाद हो ही जाएगा। पर वो प्लांटेशन छोड़ के ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण रेलवेज भी बंद थे। उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उन्हें काफी टॉर्चर किया गया और मारा गया। जैसा कि हमने देखा, सोसाइटी के सभी क्लास के लोगों ने अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने में। पर यह मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सभी लोगों के पास कुछ न कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण ये अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। तो अब हम जानते हैं वो आखिर कौन सा पर्टिकुलर दिन था जिसके कारण एट द एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो बात है 1922 की। चौरी चौरा में कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर यह प्रोटेस्ट बहुत ही जल्दी वायलेंट हो गया जब प्रोटेस्टर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में क्लैश हुआ। इस न्यूज को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली लोग ट्रेंड होने चाहिए, वरना कोई भी मूवमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं टिके। और यही वो गलती थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो अब मास स्ट्रगल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे। वो प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर घुसकर बदलाव लाना चाहते थे। वैसे ये जो प्रोविंशियल काउंसिल था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेटअप किया गया था। कांग्रेस लीडर्स का ये मानना था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज तो कर सकते हैं लेकिन काउंसिल के अंदर रहकर भी, और वो इलेक्शन जीतकर ये दिखा सकते हैं कि इनकी ये जो काउंसिल है ना ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंदर रहकर ही एक स्वराज पार्टी को फॉर्म करते हैं और वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे, वो मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस में यकीन रखते थे। मतलब इनका ये मानना था कि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई किसी भी काउंसिल में घुसने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे डायरेक्टली लड़ाई लड़कर पूरे इंडिया को आजाद करवाने की जरूरत है। इन शॉर्ट ये ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया से भगाना चाहते थे। अब हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। सबसे पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और 1930 आते आते जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी
प्राइस नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। इससे क्या होता है, किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा होता है, उल्टा वो नुकसान में चले जाते हैं। अब जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपनी चीजों को बेच भी नहीं पा रहे थे और उन्हें ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं हो रहा था, मतलब ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। और इसी कारण से जो एग्रीकल्चर गुड्स के जो डिमांड्स थे ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं एंड एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल रुक जाते हैं। ये था पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर होता है साइमन कमीशन। तो देखो साइमन कमीशन क्या था। तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहते थे। इसलिए उस टाइम पे जो नई ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, जिसका नाम टॉरी गवर्नमेंट था, वो एक इंसान जिसका नाम सर जॉन साइमन था, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने को। इसलिए जो सर जॉन साइमन होता है, वो एक कमीशन फॉर्म करता है, बेसिकली कुछ लोगों का एक ग्रुप फॉर्म करता है, जो लोग इंडिया जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस कमीशन में टोटल 7 लोग थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। और ये देखकर जो इंडियंस होते हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि भाई तुम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने आ रहे हो और तुम्हारी टीम में एक भी इंडियन नहीं है, मतलब एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं है। और इसके बाद जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आती है, उनका स्वागत होता है साइमन गो बैक साइमन के नारे लगाकर। और ये जो गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे, इसके पीछे कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी थी, वो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखकर उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसरॉय थे, जिनका नाम लॉर्ड इरविन है, वो अक्टूबर 1929 में इंडिया को 2 ऑफर देते हैं। पहला था या तो डोमिनियन स्टेटस का, जिसमें इंडियंस इंडिया को रूल तो कर पाएंगे लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रहेंगे। और दूसरा ऑफर था एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की जाएगी। वैसे इस ऑफर से कांग्रेस लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और स्पेशली जो रेडिकल्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। मतलब उन्हें नाम की इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए जिनमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का नामो निशान ना हो। और फिर वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो सेलिब्रेशन होता है ना, इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब ये जो दिन था, ये ज्यादा लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचता है। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसे रास्ता की तलाश में निकल जाते हैं जिससे वो इंडिया के ज्यादातर लोगों को इस मोमेंट के साथ जोड़ पाएंगे, ताकि इंडिया की इंडिपेंडेंस में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और ये चीज हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स मेंशन किए। इनमें से कुछ डिमांड जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ डिमांड कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लोगों के द्वारा रखे गए थे। और इन्हीं 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी था कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था, उसे भी हटा दिया जाए। सॉल्ट तो एक जनरल कंजम्पशन वाली चीज है जो कि हर व्यक्ति यूज करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही ऑप्रेसिव होता है। और गांधी जी ने जो लेटर भेजा था, वो एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश रूल को। अगर उन डिमांड्स को नहीं सुना जाता तो महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते। और एज एक्सपेक्टेड वायसरॉय इरविन ने उस लेटर को सीरियसली नहीं लिया और महात्मा गांधी जी के साथ नेगोशिएट नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया सिविल डिसओबीडियंस का, और इसमें फर्स्ट स्टेप था सॉल्ट मार्च का। और इसी तरह से महात्मा गांधी ने शुरुआत किया दांडी मार्च का। इस मार्च का शुरुआत हुआ साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है। और 240 माइल्स कवर करने के बाद महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स पहुंचे दांडी, जो कि एक कोस्टल एरिया है, और वहां पे सॉल्ट बनाया जाता है। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाकर ब्रिटिश लॉज को वायोलेट करते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। और ये सब देखने के बाद देश के और भी लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने भी सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया और सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रोटेस्ट किया। और जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा होते गया, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को भी बॉयकॉट किया और लिकर शॉप्स को भी तोड़फोड़ दिया। पीजेंट्स ने रेवेन्यू टैक्सेस और चौकीदारी टैक्सेस देने से इनकार किया। बहुत से विलेज के ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और बहुत से जगह पर फॉरेस्ट लॉज को भी वायोलेट किया गया। एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। हालांकि इस मूवमेंट का शुरुआत तो काफी अच्छा हुआ था, पर ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बहुत ही जल्द महात्मा गांधी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मूवमेंट के शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी कारण बहुत से जगहों पे कॉमन लोगों और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच वायलेंस देखने को मिला। अब्दुल गफार खान नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के डिसाइपल थे। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो बहुत से लोगों का भीड़ पेशावर नाम के एक जगह पे जमा हो गया और वो लोग बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी बीच ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसके कारण
बहुत से लोगों का डेथ हो गया और कुछ ही महीनों बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के रिएक्शन में सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने ब्रिटिश बिल्डिंग्स जैसे कि पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स और ऐसी सारी जगह जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे वैसे जगह पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और इस तरह का सिचुएशन देखते हुए महात्मा गांधी ने फाइनली डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए और 5 मई 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया था और इसी कारण से महात्मा गांधी लंदन गए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया और महात्मा गांधी को डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ा। और वापस आकर के उन्होंने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से रिप्रेशन चालू कर दिया है और गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और उन्हें कोई भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जा रहा था। महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सिर्फ 1 साल चला और फाइनली 1934 में एंड हो गया। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो रिच पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी वो लोग मोस्टली गुजरात के पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट्स थे और इन्होंने बहुत ही एक्टिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनके ऊपर ट्रेड डिप्रेशन और क्रॉप्स की घटती हुई दामों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ और गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवेन्यू को कम नहीं किया तो रिच पीजेंट्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जब शुरुआत में गांधी जी ने मूवमेंट को बंद किया था 1931 में तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और मूवमेंट के रिस्टार्ट होने पर इन्होंने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं पुअर पीजेंट्स की। पुअर टेनेंट्स के पास बहुत ही छोटे छोटे लैंड हुआ करते थे या बहुत के पास लैंड नहीं भी हुआ करते थे और बहुत से लोग लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पर लेकर के उस पे खेती किया करते थे। और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण और इनका भी इनकम बहुत कम हो गया था जिसके कारण इनके लिए रेंट पे कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था और ये चाहते थे कि इनका रेंट माफ कर दिया जाए। और ये लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों के साथ मिल करके उनके मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इन पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा सपोर्ट करती थी। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था और वो लोग बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल बन गए थे और वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे पर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण वो लोग अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण से उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फॉरेन गुड्स जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे उनके कारण इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का लॉस हो रहा था तो ये भी एक कारण था जिनके कारण वो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ 1927 में। उस समय के पावरफुल और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। जब इनिशियली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस समय उन लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था और इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स को भी सेल करने से इनकार कर दिया था। गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद इन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया और ये लोग मूवमेंट के बाहर चले गए। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मूवमेंट में इंडिया के कुछ रीजन्स को छोड़ के, जैसे कि नागपुर। इन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो किया और इन्होंने भी इंपोर्टेड गुड्स को बाइकआउट किया और लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और 1930 और 1932 में रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। और 1930 में छोटा नागपुर के रीजन में जो माइनिंग वर्कर्स थे उन्होंने भी गांधी कैप्स को पहनकर अपना सपोर्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दिखाया था। अब हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स के रोल की और ये जानेंगे कि कैसे वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च के समय बहुत सी वुमेन्स अपने घर के बाहर निकली थी महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के लिए। इन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च किया, सॉल्ट लॉ को बाइकआउट करके सॉल्ट बनाया और फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स को भी बाइकआउट किया। और अर्बन एरियाज की वुमेन्स भी जो कि हाई क्लास फैमिली से आती थी उन्हें भी ऐसा महसूस हो गया था कि उन्हें नेशन के फ्रीडम के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। महात्मा गांधी का ये मानना था कि वुमेन्स की भी ड्यूटी है कि वो एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ के जैसे अपना घर का देखभाल करे। कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी में किसी वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया था पर आगे चल के उन्हें भी रियलाइज हुआ कि वुमेन भी फ्रीडम मूवमेंट में उनकी हेल्प कर सकती है
और उन्होंने वुमेन्स को भी अपने पार्टी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, कि वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मूवमेंट को बंद करना पड़ गया। सबसे पहला पॉइंट है कि कांग्रेस ने दलित्स और लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपर क्लास हिंदूज को प्लीज करना चाहते थे, जिसके कारण दलित्स और लोअर क्लास लोगों का मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए मूवमेंट में। और चूंकि कांग्रेस उस समय पे खुद को हिंदूज के साथ ज्यादा एसोसिएट करती थी, तो उन्हें मुस्लिम्स का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज्यादा कम था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम होने का एक कारण और था कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी मुस्लिम लीडर्स को सेंट्रल असेंबली में सीट नहीं दिया गया, उसके कारण भी मुस्लिम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं शो किए। 1931 में जब मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, तो रिच पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि रेवेन्यू रेट्स को कम नहीं किया गया था। और जब मूवमेंट रिस्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। और कांग्रेस के रिलेशंस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, इस कारण इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लोगों ने भी बहुत ही कम पार्टिसिपेशन शो किया। और यही 5 कारण बने लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो, हमने 5 पॉइंट में जाना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी क्यों फेल हो गया, और इसका जो सबसे पहला रीजन था वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो हाई क्लास हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी, और इसलिए कांग्रेस दलित्स को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो खुलकर दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये मानना था कि जो दलित्स होते हैं ना, वो हरिजन होते हैं, मतलब भगवान के बच्चे होते हैं, इसलिए वो दलित्स को भी खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि उन्हें किसी भी हालत में ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है ना, इसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी अगर खत्म नहीं हुई तो हमें कभी भी स्वराज नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो BR अम्बेडकर थे वो भी दलित्स को बहुत ज्यादा फेवर करते थे, और उस टाइम पे दलित्स की एक डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी। वो डिमांड ये थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, और इसलिए BR अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाया था, वो भी 1930 में। लेकिन गांधी जी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही गांधी जी दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाला आइडिया उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गांधी जी का ये मानना था कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग किसी को भी उसके कास्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट देना बिल्कुल भी सही बात नहीं था। देखो, इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे दिमाग लगाती, फूट डालो राज करो वाली नीति तुमने सुना ही होगा। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो BR अम्बेडकर जी के इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब जो दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात थी ना, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे गांधी जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर वो फास्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो भी अप टू डेथ तक का। मतलब वो तब तक भूखे रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते या फिर उनकी डिमांड को पूरी नहीं की जाती। गांधी जी का ये मानना था कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना हमारे इंडिया कंट्री के इंटीग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा। मतलब हम एक होना चाहते हैं, ना कि अलग होना चाहते हैं, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देखो, जो अम्बेडकर जी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फूट डालो राज करो वाली नीति में नहीं फंसते, वो फाइनली गांधी जी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग गांधी जी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फिर इसके बाद एक पूना पैक्ट साइन होता है, इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट दिया जाता है प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इनको इलेक्ट किया जाएगा वोटिंग के द्वारा। इनको जनरल इलेक्टोरेट वोट करके चुनते थे, और ये जो पूना पैक्ट था वो सितंबर 1932 में साइन किया जाता है। ये पूना पैक्ट ही रीजन है जिसकी वजह से आज भी इंडिया में ST SCs वगैरह लोगों को आज भी रिजर्वेशन दिया जाता है। होप से तुम्हें पूना पैक्ट वाला टॉपिक, मतलब जो दलित्स वाला टॉपिक था, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ने वाले हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। मतलब इंडिया में लोगों के अंदर उस टाइम पे अपनापन वाला जो भाव होता है ना, वो कैसे आता है, मतलब लोग कैसे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसको हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया के सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, और सभी के सभी लोग ब्रिटिशर्स से आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। बेसिकली ये जो स्ट्रगल था ना, ये लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग को जिंदा करती है। दूसरा पॉइंट होता है कल्चरल प्रोसेस। टाइम पे इंडिया के लोग ये समझने लगे थे कि उनके लिए ये जो कल्चर है ना, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया के फोक लोर्स, फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेज, ये सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कुछ वजह थे जिनकी वजह से जो इंडियंस होते हैं ना, उनके अंदर कल्चर की भावना जागती है और वो सब यूनाइट होते हैं। तीसरा रीजन था विजुअल्स के वजह से, मतलब फिगर्स के वजह से। जैसे उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना, वो इंडिया को भारत माता मानने लगे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे। उनकी जो फीलिंग्स थी अपने इंडिया को लेकर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वैसे भारत माता की जो सबसे पहली इमेज है ना, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने 1870s में एक सॉन्ग भी लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम, जो हम अभी भी गाया करते हैं। वैसे बाद में चलकर रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत माता की एक इमेज बनाते हैं, एंड वो पिछले वाले से भी बेटर होती है, क्योंकि उसमें हमारी भारत माता काफी काल्म और डिवोशनल दिखाई दे रही थी। और तुम्हारा आखिरी और 5वां पॉइंट है फ्लैग। इंडिया का जो फ्लैग था ना, उसके वजह से भी इंडियंस के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है, मतलब अपनापन डेवलप होता है।
कि हम सभी इंडियंस एक समान है। वैसे एक और पॉइंट है, इसे भी याद कर लो। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स में से कुछ भी भूलते हो तो ये पॉइंट लिख देना। और ये पॉइंट है हमारी हिस्ट्री। हमारी पूरी इंडिया की हिस्ट्री एक थी, और ये जो हम इंडियन सेम हिस्ट्री शेयर करते थे, इसके वजह से भी हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है, मतलब अपनापन डेवलप होता है। और ये जो हिस्ट्री है ना, ये हम आर्ट के फॉर्म में मंदिर मस्जिदों में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस वक्त भी काफी सारे बुक्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में गिवन था। आई होप से तुम्हें ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये खत्म होता है।